वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा पेपर सेकंड के लिए थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। बीएड थर्ड में ये पेपर सेकंड है। इसके लिए आज की मैराथन क्लास डेडिकेटेड रहेगी और इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों यूनिट्स की होल समरी करेंगे। ये मैराथन क्लास रहेगी। इसमें आपको सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जाएगा, उनके बारे में क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। करिकुलम का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा करिकुलम। तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करिकुलम। पाठ्यचर्या क्या होती है ये समझ लेना यहाँ पे ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की बात करेंगे। करिकुलम को एजुकेशन का हार्ट माना जाता है और इट इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल द लर्निंग विच स्टूडेंट आर एक्सपोज ड्यूरिंग देयर स्टडी इन द स्कूल। तो ये एक टोटलिटी होता है लर्निंग के लिए। स्टूडेंट्स जो लर्निंग करते हैं अपने स्कूल में, फॉर स्टूडेंट इट इज़ द थिंग फ्रॉम विच टीचर मेक्स अस टू लर्न। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसी चीज़ है करिकुलम जिसके द्वारा टीचर्स उन्हें ज्ञान देते हैं, अधिगम प्रोवाइड करते हैं। और फॉर टीचर्स कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइडेड फॉर फॉलोड। तो ये एक टीचर के लिए करिकुलम होता है कि उसे इसी कोर्स को फॉलो करके तब स्टडी कराना है बच्चे को। प्रिंसिपल के लिए द कोर्स फॉर विच यूनिट ऑफ क्रेडिट आर गिवन। तो प्रिंसिपल के लिए ये एक ऐसा यूनिट ऑफ क्रेडिट का कोर्स रहता है। तो इस तरह से करिकुलम का हर एक किसी के लिए अलग अलग महत्व बताया गया है। और पेरेंट्स के लिए ये फैक्ट होता है, ये टेक्स्ट बुक के लिए फैक्ट है। तो इस तरह से करिकुलम लैटिन वर्ड से लिया गया है, करेर से। इसका मतलब होता है अ रेस, मतलब कि एक दौड़, एक रेस कोर्स होता है। टू रन या टू प्रोसीड। तो इतने सारे मतलब होते हैं करेर लैटिन वर्ड के, जिससे करिकुलम हमारा बना हुआ है। अब करिकुलम को 20th सेंचुरी के अर्लियर तक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम वाज दैट। तो 20th सेंचुरी के अर्लियर तक अगर करिकुलम के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो उसमें इट इज़ अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट, या जो है सब्जेक्ट मैटर रहता था, बॉडी ऑफ सब्जेक्ट रहता था, प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता था फॉर द स्टूडेंट टू लर्न, बच्चों के लिए, ताकि वह अधिगम कर सकें। इसके सिनोनिमस अगर वर्ड देखें हम तो कोर्स ऑफ स्टडी हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, लेकिन करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस रहता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम का मतलब होता है द प्लान्ड एंड गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये एक जो है प्लान्ड और गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स इससे प्रोवाइड हुए होते हैं, फॉर्मुलेटेड थ्रू द सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसको फॉर्मुलेट किया जाता है सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू नॉलेज की और एक्सपीरियंस की अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द schools for the learners continuous and willful growth in the personal social competency। तो इस तरह से करिकुलम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक जो है एक तरह से हार्ट का काम करता है एजुकेशन में। अब करिकुलम की कुछ डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने बताया है करिकुलम इज़ अ स्ट्रैटेजी। तो करिकुलम एक स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा स्कूल अटेम्प्ट्स टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द एजुकेशन, जिसके द्वारा जो है स्कूल्स ये अटेम्प्ट करते हैं कि वो जो है एजुकेशन के गोल को फुलफिल कर पाएँ, उनको अचीव कर पाएँ। इसके बाद एक डेफिनेशन और दी गई है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, तो जिसमें बताया गया है करिकुलम इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है ये दैट पीपल रिसीव, जिसको पीपल्स रिसीव करते हैं थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो जो है इस जो है एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। इन द क्लासरूम, लैबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, तो वो कहीं से भी ये ऐसे एक्सपीरियंस को अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ और डेफिनेशंस दी गई हैं करिकुलम के बारे में। अब देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। तो क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है
करिकुलम का ये जान लेते हैं। तो करिकुला एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, करिकुलम जो होता है वो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है करिकुला एज द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये जो करिकुलम बनाया जाता है वही कोर्स ऑफ स्टडी होता है, वही कंटेंट रहता है बच्चों के लिए। करिकुलम प्लान्ड रहता है पहले से ही, ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करता है, इस पे एक्सपीरियंसेस बेस्ड रहते हैं। अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन। तो क्या इम्पोर्टेंस है करिकुलम की पाठ्यचर्या की शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसको समझ लेते हैं। अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स, करिकुलम के द्वारा ही एजुकेशनल एम्स को अचीव किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है। यूज़फुल फॉर द टीचर्स, तो टीचर्स के लिए भी यूज़फुल रहता है करिकुलम। क्राइटेरिया ऑफ सुटेबल टीचर्स, तो करिकुलम के द्वारा ही ऐसे क्राइटेरियाज बताए जाते हैं जिनसे सुटेबल टीचर्स को लाया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड्स, तो करिकुलम में ऐसे मेथड्स डिफाइन रहते हैं जिनसे सुटेबल मेथड्स जो है टीचर को मिलते हैं टीचिंग करने के लिए। वो कौन से मेथड्स का यूज़ करें, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करिकुलम में टीचर को मिल जाता है। रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन, तो करिकुलम के द्वारा ही जो ट्रेंड हैं आज के एजुकेशन में क्या क्या होते हैं तो उनका पता चलता है। फिर प्रोवाइड सुटेबल नॉलेज, तो करिकुलम हमें सुटेबल नॉलेज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग सुटेबल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, तो करिकुलम के थ्रू ही सुटेबल एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस बच्चे को मिलते हैं और पीपल्स को मिलते हैं, साथ साथ ही उनके टीचर्स को भी मिलते हैं। प्रोवाइडिंग होलसम इन्फ्लुएंसेस, तो करिकुलम एक तरह से होलसम इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है स्कूल प्रोग्राम के लिए, बच्चों के बिहेवियर के लिए, उनके टीचर्स के लिए। तो इस तरह से हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन कि इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम की एजुकेशन में। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है इसको समझना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है ऑल पोर्शन को जो आपके सब्जेक्ट में कवर होती हैं उनको। और करिकुलम का मतलब हो जाता है ओवरऑल कंटेंट होता है ये जो एजुकेशनल सिस्टम या एक कोर्स के लिए डिसाइड किया जाता है। फिर ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सिलेबस का ओरिजिन होता है ग्रीक टर्म से, लेकिन करिकुलम का ओरिजिन होता है लैटिन वर्ड से। यूज़ किस लिए किया जाता है, तो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है सिलेबस को, और एक कोर्स के लिए करिकुलम का यूज़ किया जाता है। नेचर की अगर हम बात करें तो सिलेबस का नेचर होता है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन करिकुलम का नेचर डिस्क्रिप्टिव रहता है। स्कोप की बात करें तो सिलेबस नैरो स्कोप का होता है, लेकिन करिकुलम का स्कोप वाइड हो जाता है। स्टैब्लिश बाय, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, सिलेबस जो है एक एग्ज़ाम बोर्ड के थ्रू जो है डिसाइड किया जाता है, जबकि करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। टाइम पीरियड की बात कर ले यहाँ पे, तो टाइम पीरियड सिलेबस का 1 ईयर के लिए फिक्स्ड होता है, लेकिन करिकुलम का जो है टाइम पीरियड की बात करें तो ये एक कोर्स जब तक चलता है उसका टाइम पीरियड उसी पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से ये कोर्स पर निर्भर करता है। और यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो सिलेबस जैसे ही टीचर चेंज होगा सिलेबस चेंज हो जाता है, लेकिन करिकुलम सेम रहता है हर एक टीचर के लिए। तो ये सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में। तो कितने प्रकार होते हैं पाठ्यचर्या के, क्या क्या प्रकार हैं इनको जानना यहाँ पे ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ करिकुलम की अगर बात करें तो कई सारे टाइप्स होते हैं करिकुलम के, जैसे कि लर्नर सेंटर करिकुलम, टीचर सेंटर करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, कोरिलेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम, फ्यूज्ड करिकुलम, एसिलरेटेड करिकुलम, इनरिच्ड करिकुलम, सैंडविच करिकुलम, क्रैश करिकुलम, डिसिप्लिनरी करिकुलम, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी करिकुलम, और लास्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम। तो ये सारे टाइप्स हैं करिकुलम के। टाइप्स ऑफ करिकुलम में इतने तरह के करिकुलम इंक्लूड किए गए हैं, वन बाय वन करके इनको देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है इसमें लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर करिकुलम क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें लर्नर जो होगा वही सब कुछ होगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितना भी करिकुलम के लिए डिसीजन लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं लर्नर से इन्फ्लुएंस होगा और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है वो लर्नर से।
तो लर्नर सेंटर करिकुलम इज दैट करिकुलम विच रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटीज, डेवलपमेंट लेवल एंड लाइफ ऑफ द लर्नर्स। तो लर्नर सेंटर करिकुलम में जब डिसीजन लिया जाता है इसका करिकुलम का, तो वो पूरी तरह से लर्नर्स की इंटरेस्ट पर, उनकी नीड पर, उनकी एबिलिटीज़ पर, डेवलपमेंट लेवल पर और उनकी लाइफ पर बेस्ड रहता है। एक लर्नर जो होता है वो कंसीडर किया जाता है इसमें एक तरह से फोकस पॉइंट के रूप में, और उसकी स्टडी को इसमें साइकोलॉजी बेसिस पे उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर उनको साइकोलॉजी के थ्रू हेल्प दी जाती है। स्टूडेंट्स एंजॉय द प्राइमरी प्लेस एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन ट्रीटेड एज सेकेंडरी। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स को प्राइमरी प्लेस दिया जाता है, बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको सेकेंडरी रूप में ट्रीट किया जाता है, उनका स्थान यहाँ पे गौड़ हो जाता है। तो इट प्लेस मोस्ट एम्फेसाइजेज ऑन द स्टूडेंट रैदर देन ऑन सब्जेक्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स का ज़्यादा महत्व हो जाता है रैदर देन सब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू अकॉर्डेंस विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हर एक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है, तो हम उसकी भी नीड्स का, उसकी एबिलिटीज़ का ध्यान रखें इसमें। इट टचेज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। तो इसमें हर एक जो है एस्पेक्ट को, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को टच किया जाता है इस करिकुलम में। द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल फैसिलिटेट देयर लर्निंग, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिविटी एंड एक्शंस ऑफ द चाइल्ड। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लर्नर सेंटर करिकुलम जो होता है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड की एक्टिविटीज़ पर और उनके एक्शन पे ही बेस्ड होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लर्नर सेंटर डिज़ाइन ऑफ करिकुलम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन। चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन वो होता है जिसमें चाइल्ड की ही एक्टिविटीज़ को उनको सेंटर में रखकर तब सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। इसमें जॉन डीवी का नाम आ जाता है, रूसो का नाम आ जाता है, पेस्टोलॉजी का नाम आ जाता है और फ्रोबेल का नाम आ जाता है। इन लोगों ने ऐसे करिकुलम बनाए, इन्होंने ऐसे जो है थॉट्स दिए हैं जिसमें चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन को इन्होंने फोकस में रखा है। फिर दूसरा आ जाता है इसमें एक्सपीरियंस सेंटर डिज़ाइन। एक्सपीरियंस सेंटर डिज़ाइन का मतलब होता है कि इसमें जो डिज़ाइन होता है वो चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस रहता है। लर्नर आर मेड टू चूज फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट द टीचर प्रोवाइड। तो इसमें टीचर कई सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है लर्नर को, तब उसमें से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट इसमें चूज़ करता है एक्टिविटीज़ को। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन। ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन में नाम आ जाता है अब्राहम मैस्लो का, कार्ल रोजर का। तो अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो है थ्योरी दी है और इन्होंने बताया है अ पर्सन हु अचीव्स दिस लेवल, अगर कोई पर्सन इस लेवल को अचीव कर लेता है तो वो सेल्फ और अदर को एक्सेप्ट कर सकता है, नेचर को एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें कार्ल रोजर्स की, तो उन्होंने बताया है, वो बिलीव्ड करते हैं कि a person can enhance self-directed learning by improving self-understanding। तो एक जो पर्सन होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को इन्हांस करता है जब वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर लेता है, बेसिक एटीट्यूड्स को समझ लेता है अपने, तो जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को इन्हांस कर सकता है। तो ये जो है ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन के लिए अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के थॉट्स हैं। अब मेरिट्स ऑफ लर्नर सेंटर करिकुलम देखेंगे तो लर्नर सेंटर करिकुलम के क्या मेरिट्स हो जाते हैं, इसके क्या गुण हैं। तो ये मोटिवेशनल फोर्सेस पे जो है काम करता है। इसमें स्टूडेंट्स की नीड को, उनके एबिलिटीज़ को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए ये मोटिवेशनल फोर्स के रूप में कार्य करता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि ये पूरी तरह से चाइल्ड पे बेस्ड रहता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इसमें काफ़ी कंसिडर किया जाता है। फिर डिमेरिट्स की बात करेंगे तो डिमेरिट्स की बात करेंगे उसमें सबसे पहला डिमेरिट आ जाता है लर्नर सेंटर करिकुलम का, या टोटल एजुकेशन इसमें नहीं पॉसिबल हो पाती है, नॉट प्रॉपर वर्केबल होता है ये, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के लिए नहीं अफोर्डेबल है। टाइम फैक्टर इसमें आ जाता है। अब बात करेंगे सेकेंड करिकुलम की। सेकेंड टाइप ऑफ करिकुलम है टीचर सेंटर करिकुलम। टीचर सेंटर करिकुलम का मतलब ही हो जाता है कि इसमें शिक्षक जो है वो केंद्र में रहेगा। इसमें बच्चे जो है गॉड स्थान पर रहते हैं।
तो टीचर सेंटर करिकुलम अ बॉडी ऑफ अजम्पशन अबाउट द पर्पजेस ऑफ एजुकेशन। तो ये एक बॉडी ऑफ अजम्पशन रहता है एजुकेशन के पर्पजेस के लिए, उसके बिलीफ अबाउट नॉलेज के लिए, लर्नर के लिए, लर्निंग ऑब्जर्वेशन के लिए, जो पूरी तरह से टीचर के बिहेवियर पर और क्लासरूम प्रैक्टिसेस पे बेस्ड रहता है। टीचर सेंटर करिकुलम embraces an orientation toward the education as a venue for the socializing student toward enacting their roles in the society। तो इसमें टीचर्स के थ्रू बच्चे को सोशलाइज किया जाता है, उन्हें एक जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है सोसाइटी के जैसा, जिसमें वे अपने स्किल्स को, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सीखते हैं, अपनी बिलीव्स को जानते हैं। तो इस तरह से टीचर उन्हें गाइड करता है इसमें। टीचर पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़ एट क्लासरूम लेवल। तो क्लासरूम लेवल पे टीचर कई तरह की वैरायटी ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। दीज आर वेरी कोर ऑफ देयर डेली टीचिंग टास्क। तो ये कोर होती हैं उनके डेली टीचिंग टास्क से। इंक्लूड सच एक्टिविटीज़, इनमें इंक्लूड होता है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग अप्रोच, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स और आदि ऐसी कई सारी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। इन रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि टीचर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन अ ब्रॉडर लेवल ऑफ करिकुलम। तो टीचर लगातार जो है ब्रॉडर लेवल ऑफ करिकुलम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग को इसमें इन्वॉल्वमेंट दी जा रही है। तो इस तरह से मोस्टली फ्यू टीचर्स ऑलमोस्ट ऑल्दो सम टीचर्स पार्टिसिपेट इन सिलेबस कमिटीज़। तो इस तरह से कई सारे टीचर जो है सिलेबस कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा करिकुलम रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाता है कि करिकुलम डिसीजन मेकिंग में क्या रोल रहता है टीचर का। तो करिकुलम डिसीजन मेकिंग में टीचर एक तरह से इम्प्लीमेंटर का काम करता है, क्योंकि टीचर इसमें रिसीवर होता है। टीचर जो है डेवलप करता है करिकुलम को इसमें, तो वो इम्प्लीमेंटर का काम कर देगा। देन सेकंड रोल हो जाता है टीचर का कि वह अडेप्टर का काम करता है इसमें। द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट द सेम एज द इम्प्लीमेंटर। तो जैसे इम्प्लीमेंटर का काम करता है टीचर, वैसे ही अडेप्टर में काम करेगा वो। फिर डेवलपर का काम कर देता है, क्योंकि इसमें टीचर्स रोल इज टेकन पार्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में वो जो है काम करता है, इसलिए वह यहाँ पे डेवलपर का ही रोल प्ले करता है। और लास्ट रोल हो जाएगा टीचर का रिसर्चर के रूप में। तो रिसर्चर के रूप में टीचर का रोल होता है कि वह डायनेमिक प्रोसेस होता है करिकुलम, और इसको डिसाइड करने में वह हेल्प करता है, इसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इसलिए टीचर यहाँ पे रिसर्चर का भी काम करता है, और टीचर जो है इन सारी रिसर्चेस को के नेचर को देखता है कि टू रिव्यू द करिकुलम को कैसे रिव्यू किया जाए, उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, और किस तरह से करिकुलम को चेंज किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे टीचर एक तरह से रिसर्चर का काम करता है। अब मेरिट्स ऑफ टीचर सेंटर करिकुलम देखेंगे, तो क्या मेरिट्स हैं टीचर सेंटर करिकुलम की, ये जान लेते हैं। तो टीचर इट इज़ ईजी टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स। तो ये ईजी हो जाता है थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर कि हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएँ। कंटेंट सब्जेक्ट मैटर इज लॉजिकली अरेंज। तो यहाँ पे कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो लॉजिकली अरेंज किया जाता है टीचर्स के थ्रू। इररिलेवेंट मटेरियल्स और सब्जेक्ट को अवॉइड किया जाता है। टीचर्स फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो जो टीचर सेंटर करिकुलम रहते हैं उनमें टीचर्स कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। डेमोक्रेसी होती है इसमें, कोऑपरेशन को डेवलप किया जाता है। अब देखेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है टीचर सेंटर करिकुलम की। अ चेंज इन अ एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स। तो इसमें जो है लर्नर्स की जो है पार्ट में उनके एटीट्यूड में चेंजेस आ जाते हैं। लैक ऑफ सोर्सेज एंड रिसोर्सेज, इसमें सोर्सेज और रिसोर्सेज की कमी होती है। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं टीचर सेंटर करिकुलम की। अब बात करेंगे नेक्स्ट करिकुलम की, जो है हमारा सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है, ये पूरी तरह से ना टीचर पे बेस्ड होगा ना बच्चों पे बेस्ड होगा। इसमें सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है, इसमें जो कंटेंट होता है उसको सेंटर में रखा जाता है। द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज
founded upon the beliefs that the curriculum is composed of the separate and distinct subject। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम रहता है इसमें, each of which impresses a body of content and skills which will be enable the learner to acquire knowledge of himself and his world। तो जिनके थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट्स के करिकुलम के थ्रू बच्चे नॉलेज एक्वायर करते हैं और वह अपने बारे में जानते हैं, जिससे और अपने इस संसार, इस यूनिवर्स के बारे में वो जान पाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़कर। तो द एलिमेंट्री स्कूल इज़ नॉट टीचिंग चिल्ड्रेन टू रीड। तो एलिमेंट्री स्कूल्स चिल्ड्रेन को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि वह सिर्फ पढ़ सकें। चिल्ड्रेन इन एलिमेंट्री स्कूल कैन नॉट राइट और स्पेल। एलिमेंट्री स्कूल्स में चिल्ड्रन जो होते हैं वो ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना स्पेलिंग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से करिकुलम को इतना अच्छा बनाया जाए कि बच्चे इन्फ्लुएंसली ये सारे काम कर पाएँ बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी हेजिटेशन के। वो हर एक चीज़ को पढ़ सकें, उसकी स्पेलिंग बता सकें। अब देखेंगे मेरिट्स क्या हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की। तो क्या इसके गुण हैं? डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ये हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, हमारी माइंडसेट को बदलता है, उसको डेवलप करता है। सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर है तो इसमें किसी न किसी टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया जाएगा, इसलिए ये सपोर्ट करता है टेक्स्ट बुक को। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं इसमें, तो जो भी फैक्ट प्रेजेंट किया जाता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहता है इसमें। फिर कुछ डिमेरिट्स बताई गई हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की। तो ये लिमिटेड स्कोप का रहता है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है तो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही इसकी लिमिटेशन रहती है। लैक ऑफ इंटर रिलेटेड लर्निंग, इसमें इंटर रिलेटेड लर्निंग की कमी रहती है। अनप्रोग्रेसिव होता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। अब हम देखेंगे कोर करिकुलम को। तो कोर करिकुलम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। द सिंपल डेफिनेशन फॉर द वर्ड कोर इज सेंट्रल। तो अगर हम कोर वर्ड को सिंपली डिफाइन करना चाहें तो कोर का मतलब होता है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब है केंद्र। दिस परफेक्टली डिस्क्राइब द इंटेंशन ऑफ द कोर करिकुलम। तो यह सेंट्रल वर्ड पूरी तरह से कोर करिकुलम को डिफाइन करता है। द कोर करिकुलम इज अ सेट ऑफ कॉमन कोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट। तो कोर करिकुलम वह होता है, वह कॉमन सेट होता है जिसमें हर एक अंडर ग्रेजुएट को यह रिक्वायर्ड रहता है। कंसीडर द नेसेसरी जर्नल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर चॉइस इन मेजर। तो इस तरह से कोर करिकुलम जो रहता है वो हर एक जर्नल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी होता है। Core refers to the heart of the experiences. Every learner must go through a fundamental knowledge that all students are required to learn in school। तो इस तरह से कोर को हार्ट बताया गया है एक्सपीरियंस के लिए, जो हर एक स्टूडेंट को यह आना चाहिए कि वह फंडामेंटल नॉलेज को प्रोवाइड कर सकें और अचीव कर सकें उसको। अ कोर करिकुलम इज़ अ करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी विच इज़ डीम्ड सेंट्रल। जिसको डीम्ड सेंट्रल माना जाता है, यह पूरी तरह से सेंट्रल नहीं होता है। एंड यूजुअली मेड मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड स्कूल सिस्टम। और ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी रहता है। दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ करिकुलम। यह एक इंडिपेंडेंट करिकुलम नहीं होता है। इट रिफर्स टू द एरिया ऑफ स्टडी कोर्स subject that student must understand in order to recognize as educated in the area। तो ये जो है हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वह जो है एजुकेटेड एरियाज को रिकॉग्नाइज कर सकें अपने सब्जेक्ट के थ्रू, अपने कोर्स के थ्रू, अपने जो है एरिया ऑफ स्टडी के थ्रू। द लर्नर हैज़ नो ऑप्शन बट टू स्टडी द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स और सब्जेक्ट। तो इसमें जो है लर्नर को कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि वह अलग से कुछ पढ़ सके, बल्कि इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसी को उसे पढ़ना होता है। अ कोर करिकुलम इज़ अ प्री डिटरमाइंड बॉडी ऑफ स्किल। ये एक तरह से प्री डिटरमाइंड बॉडी ऑफ स्किल्स रहती हैं, नॉलेज रहती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं जो टॉट की जाती हैं हर एक स्टूडेंट्स को कंपल्सरीली मैंडेटरी। और अकॉर्डिंग टू ए
डॉगलस के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है कि कोर करिकुलम इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ ऑल बेसिक जनरल ट्रेनिंग ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल। तो ये हर एक बेसिक और जनरल ट्रेनिंग होती है, एक तरह से एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए इसमें प्रोजेक्शन किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट करिकुलम के बारे में, जो है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम क्या क्या मतलब होता है, ये जानेंगे। Interdisciplinary curriculum revolves around themes and problems where the focus is on the commonalities between the disciplines। तो इसमें कॉमन पार्ट्स देखे जाते हैं हर एक डिसिप्लिन में कि क्या कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं, कौन सी थीम्स और प्रॉब्लम्स में आ रही हैं, उसमें जो है कहाँ पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है, ये ध्यान दिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम इज़ द नॉलेज व्यू, एक तरह से ये नॉलेज व्यू होता है। करिकुलम अप्रोच दैट कॉन्शियसली अप्लाइज मैथडोलॉजी, इसमें मैथडोलॉजी को अप्लाई किया जाता है। लैंग्वेज फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन को एग्जामिन किया जाता है सेंट्रल थीम्स के थ्रू, इश्यूज के थ्रू, प्रॉब्लम के थ्रू, टॉपिक एक्सपीरियंस के थ्रू। Skills and knowledge are developed and applied in more than one area of study। तो इसमें स्किल्स और नॉलेज जो होती हैं वो डेवलप की जाती हैं और अप्लाई की जाती हैं मोर देन वन एरिया ऑफ स्टडी के लिए। इट व्यूज लर्निंग एंड टीचिंग इन अ होलिस्टिक वे में इसमें लर्निंग और टीचिंग को देखा जाता है और ये रिफ्लेक्ट करती हैं रियल वर्ल्ड को, विच इज़ इंटरैक्टिव, जो एक तरह से इंटरैक्टिव होता है। अब एरेड के अनुसार बताया गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम कंबाइन करता है सेवरल स्कूल सब्जेक्ट्स को एक एक्टिविटी प्रोजेक्शन में, जिनमें देखा जाता है कि हाउ चिल्ड्रन एनकाउंटर सब्जेक्ट इन द रियल लाइफ। तो स्टूडेंट्स कैसे रियल लाइफ में एनकाउंटर कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को, इस तरह से एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंबाइन की जाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक ही प्रोजेक्शन एक्टिविटी में। मेरिट्स अब देखते हैं क्या होती हैं इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम स्टूडेंट बिकम मोर इन्वॉल्व, इसमें स्टूडेंट मोर इन्वॉल्व रहता है, मोर एक्साइटेड रहता है और इस तरह से स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू बिकम ऑटोनॉमस होते हैं, एक्टिव इन थिंकर एंड लर्नर्स, एक्टिव थिंकर्स और लर्नर्स बनते हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ मेरिट्स बताई गई हैं इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूनिट 2 का बेसिस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम डिसाइड करने के लिए क्या क्या बेसिस होते हैं, इनको जान लेते हैं। बेसिस ऑफ करिकुलम में कई सारे बेसिस आ जाते हैं। एजुकेशन टेक्स प्लेस इन सोसाइटी, तो एजुकेशन सोसाइटी में ही होती है, सोसाइटी के लोगों के द्वारा ग्रहण की जाती है एजुकेशन। एजुकेशन इज एसेंशियली अ सोशल प्रोसेस होता है, ये एक तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इट सोशल इन्वायरमेंट में एजुकेट किया जाता है चिल्ड्रंस को। तो ये जो है सोशल रोल प्ले करते हैं एक तरह से। सोसाइटी इसमें डायनेमिक रोल प्ले करती है। There are many developments which are difficult to cope with and to adjust। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनके साथ चलना और रहना, एडजस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक स्किल्स एंड वैल्यूज़ इन द स्टूडेंट। तो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन हमें हेल्प करता है कि हम स्किल्स को, डेमोक्रेटिक स्किल्स और वैल्यूज़ को डेवलप कर सकें स्टूडेंट्स में। तो बेसिस ऑफ करिकुलम में कई सारे बेसिस आ जाते हैं, जिसमें पहला है फिलोसफिकल बेसिस। तो इसमें फिलोसफिकल बेसिस पहला हो जाता है, दूसरा हो जाता है सोशियो कल्चरल बेसिस, तीसरा आ जाता है पॉलिटिकल बेसिस, चौथा आ जाता है साइकोलॉजिकल बेसिस, पांचवा आ जाता है बिलीफ अबाउट नॉलेज और छठा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेसिस। तो ये 6 प्रकार के बेसिस होते हैं करिकुलम के लिए। बेसिस ऑफ करिकुलम में ये 6 जो है इसके बेसिस हैं। अब एक एक करके सबको समझ लेते हैं। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम को सबसे पहले जानेंगे। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम का मतलब है कि पूरी तरह से करिकुलम यहाँ पे फिलॉसफी पे बेस्ड होगा, फिलॉसफी ही उसका आधार माना जाएगा। फिलॉसफी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर फाउंडेशन एरिया इन द करिकुलम डेवलपमेंट। तो फिलॉसफी को करिकुलम डेवलपमेंट के लिए मेजर एरिया माना जाता है, मेजर फाउंडेशन एरिया माना जाता है।
देयर आर डिफरेंट फिलॉसफीज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फिलॉसफीज हो जाती हैं एजुकेशन के लिए, जो इन्फ्लुएंस करती हैं करिकुलम डेवलपमेंट डिसीजन को। स्टडिंग philosophy to develop curriculum helps us to deal with our own पर्सनल सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो जब हम यह डिसाइड करते हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो वहीं पे फिलॉसफी हमें हेल्प करती है कि हम अपने ओन पर्सनल सिस्टम को, अपने बिलीव्स को, अपनी वैल्यूज को जान सके। द वे वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, तो हम जिस तरह से इस वर्ड को देखते हैं, हाउ वी डिफाइन इट, जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, यह चीज़ करिकुलम को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत आवश्यक रहती है, इम्पॉर्टेंट रहती है। एज फिलोसफिकल व्यूज इश्यूज हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस सोसाइटी, तो फिलोसफिकल इश्यूज हमेशा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंस्टीट्यूशन की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से फिलोसफिकल व्यूज़ को जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। वन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डेवलपिंग अ पर्सनल philosophy of the education is to understand the various alternatives that others have developed over the years। तो यहाँ पे कई सारे मेजर फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में बताया गया है जो करिकुलम डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें पहला स्कूल आ जाता है आइडियलिज्म। तो ये आदर्शवाद का स्कूल था जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर नेचुरलिज्म आ जाता है, प्रकृतिवाद। फिर आ जाता है रियलिज्म, यथार्थवाद। और फिर उसके बाद आ जाता है प्रैग्मेटिज्म, जिसको प्रयोजनवाद कहते हैं। और लास्ट में आ जाता है ह्यूमनिज्म, जिसको मानववाद कहा जाता है, मानवतावाद कहा जाता है इसको। तो एक एक करके सब स्कूल्स को देखते हैं। आइडियलिज्म एंड करिकुलम के बारे में बात करेंगे। आदर्शवाद और पाठ्यचर्या में क्या संबंध है, क्या बताया गया है आदर्शवाद में पाठ्यचर्या को, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट सोर्स हैं, जैसे कि पहला होता है आइडिया और दूसरा आ जाता है आइडियल। तो आइडियलिज्म में दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज बताए गए हैं, पहला आइडिया और दूसरा आइडियल। तो आइडिया का क्या मतलब है? आइडिया का मतलब हो जाता है कि वह सत्य या टेस्टिफाइड नॉलेज होता है, और आइडियल का मतलब हो जाता है परफेक्टेड फ्रॉम वन इन आइडिया, मतलब कि जो एक चीज़ एक आइडिया से या आइडियाज से परफेक्ट की गई है, उसका परफेक्ट फॉर्म आ जाता है आइडियल में। An idealist does not have consideration for the material value of the life। तो एक आइडियलिस्ट जो होता है उसको मटेरियल वैल्यू ऑफ लाइफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं रहता है। अ थिंकर हुज आइडियोलॉजिस्ट, उसको माइंड एंड सेल्फ ही उसका आइडियलिस्ट होता है। जो थिंकर माइंड और सेल्फ को इम्पोर्टेंस देगा वही आइडियलिस्ट कहलाता है। आइडियलिस्ट इज द, ये एक जो है ओल्डेस्ट स्कूल माना जाता है फिलॉसफी का। डी.एन. दत्त ने आइडियलिज्म के बारे में बताया है कि आइडियलिज्म होल्ड द अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। तो आइडियलिज्म का कहना था कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वही स्पिरिचुअल है। आइडियलिस्ट गिव मोर इम्पोर्टेंस इन टू थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियल्स एंड वैल्यूज देन टू चाइल्ड एंड हिज एक्टिविटीज़। तो आइडियलिस्ट जो थे वो जो है थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियल्स को, वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इन कंपैरिजन टू चाइल्ड एंड हिज एक्टिविटीज़। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के अनुसार बताया गया है कि द टीचर इज द सिंबल एंड मॉडल ऑफ गुड कैरेक्टर। तो यहाँ पे टीचर एक तरह से सिंबल होता है, मॉडल होता है गुड कैरेक्टर का। ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज, वो जो है मास्टर होता है हर एक शॉर्ट ऑफ नॉलेज के लिए। सो द टीचर हैज़ द सेंट्रल रोल इन टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पे टीचर का सेंट्रल रोल होता है टीचिंग और लर्निंग के लिए। द टीचर हैज़ राइट टू चूज सुटेबल कंटेंट फ्रॉम द अवेलेबल लिटरेचर। तो यहाँ पे टीचर को ये राइट होता है कि वह अवेलेबल कंटेंट से सुटेबल लिटरेचर को टीच करने के लिए उठा सकता है, उसको जो है डिसीजन बना सकता है इस पे। फिर आ जाता है कि द टीचर सर्टिफाइड, टीचर यहाँ पे आइडियलिज्म में किस तरह से किस एज लेवल के लोगों के लिए करिकुलम प्रोवाइड करते हैं ये देख लेते हैं। तो इन द व्यूज ऑफ प्लेटो अबाउट करिकुलम, प्लेटो ने अपने व्यूज दिए हैं करिकुलम के बारे में। तो प्लेटो का कहना था कि यहाँ पे मेन जो होता है वो
एम ऑफ लाइफ हमारा हो जाता है कि गॉड को हमें रियलाइज़ करना है। तो जिसके लिए साधन अगर हम देखें, आइडियल्स क्या होते हैं, तो उसमें ट्रूथ आ जाता है, ब्यूटी आ जाती है और गुडनेस आ जाती है। तो ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसके लिए साधन बताया गया है, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड मोरल। तो इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक और मोरल आइडियल्स के थ्रू ही हम जो है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस को पा सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हर्बर्ट के व्यूज़ में। तो हर्बर्ट ने क्या बताया है करिकुलम के बारे में। हर्बर्ट का कहना था कि आइडियलिज्म एम ऑफ द एजुकेशन इज़ द प्रमोशन ऑफ द मोरल वैल्यूज़। तो हर्बर्ट ने मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने बताया कि लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूज़िक और पोएट्री जैसे सब्जेक्ट का प्राइमरी स्थान होता है सब्जेक्ट में, और जबकि इन्होंने साइंटिफिक सब्जेक्ट को सेकेंडरी प्लेस माना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कूल की, जो हमारा है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद और पाठ्यचर्या के बारे में बात करेंगे। तो प्रगतिवाद में माना गया कि आइडिया और बिलीव दैट ओनली नेचर, नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उन आइडियाज़, उन बिलीव्स को ही माना गया जो नेचुरल लॉज को ऑपरेट करते थे। आइडियलिस्ट यहाँ पे माना गया कि नेचुरल मतलब कि प्रकृति जो है वही हमारी सब कुछ है, नेचुरल यूनिवर्स ही हमारा सत्य है। द चेंजिंग यूनिवर्स इज एवरी स्टेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज लॉज। तो हमारा जो चेंजिंग यूनिवर्स है वही हमारा प्रोडक्ट होता है हर एक रूल्स के लिए। नेचुरलिज्म इज usually defined most briefly as the philosophical concept that the only reality is nature। तो यहाँ पे अगर किसी को सत्य माना गया है तो सिर्फ नेचर को, सिर्फ प्रकृति को ही यहाँ पे सत्य माना गया है। as gradually discovered by an intelligence using the tools of experience, reasons and sciences। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि मैंस कंसाइंस इज द वॉइस ऑफ रीजन एंड द वॉइस ऑफ नेचर। तो मैथ्स का जो कंसाइज होता है वही वॉइस ऑफ रीजन है और वही वॉइस ऑफ नेचर है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट के अनुसार अगर करिकुलम की बात करें तो वो चाइल्ड सेंटर होता है, और इन्होंने दो कैटेगरीज में बांट दिया है, दो स्टेजेस दी है करिकुलम के लिए, जिसमें इन्होंने अर्ली स्टेज दिया है। अर्ली स्टेज में इनका नेचुरलिस्ट का कहना था कि इसमें सेंसरी ट्रेनिंग का डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों का, और उनमें सेंसर्स को एक्सरसाइज कराया जाता है ताकि उनके सेंसर्स प्रॉपर काम करने लगे, और उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों का इसमें, और नेचुरल हैबिट्स को डेवलप कराया जाता है। तो ये अर्लियर स्टेज थी नेचुरलिस्ट के द्वारा बताई हुई। अब लेटर स्टेज में नेचुरलिस्ट ने क्या बताया है ये जान लेते हैं। तो इसमें इन्होंने ऐसे करिकुलम, ऐसे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किए हैं जिसमें फिजिकल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, ऑटोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो ये था पूरा नेचुरलिस्ट के बारे में जो उन्होंने करिकुलम के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे रियलिज्म के बारे में। तो रियलिज्म एंड करिकुलम हमारा नेक्स्ट स्कूल आ जाता है फिलॉसफी में, जिसमें एरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। एरिस्टोटल का ये मानना था कि उनका कहना था कि एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए किसी भी अल्टीमेट फॉर्म को समझना ज़रूरी हो जाता है। जो अल्टीमेट फॉर्म होगा वह उसका कभी भी बदलता नहीं है। रियलिज्म बिलीव्स इन द वर्ल्ड एज इट इज़। तो रियलिज्म जो थे वो उनका कहना था, यथार्थवादियों का कहना था कि ये संसार जैसा है वही सत्य है। तो उन्होंने इस संसार को वैसे ही एक्सेप्ट किया जिस तरह से वह है। इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट रियलिटी इज़ वॉट वी ऑब्जर्व। ये जो है इस रियलिटी पे बेस्ड है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यही हमारी रियलिटी हो जाती है। इट बिलीव्स दैट ट्रूथ इज़ वॉट वी सेंस। तो यहाँ पे ट्रुथ को माना गया कि जिस चीज़ को हम सेंस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दैट गुडनेस इज़ फाउंड इन ऑर्डर ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। और जो हमें गुडनेस प्रोवाइड की जा रही है लॉ ऑफ नेचर के द्वारा। तो यही सारी चीज़ें सत्य हैं और यह भौतिक संसार ही इसमें सत्य माना गया है।
रियलिस्ट कंसिडर एजुकेशन एज द मैटर ऑफ रियलिटी rather देन एन स्पेकुलेशन। तो रियलिस्ट का कहना था कि एजुकेशन जो है वो मैटर ऑफ रियलिटी है यहाँ पे। अब बटलर ने एक डेफिनेशन दी है रियलिज्म के बारे में, तो इन्होंने बताया है रियलिज्म इज द रीइंफोर्समेंट ऑफ द कॉमन एक्सेप्टेंस। तो रियलिज्म जो होता है वो हमारी कॉमन एक्सेप्टेंस का एक तरह से पुनर्बलन होता है, रीइंफोर्समेंट होता है ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट इज अपेयर्स टू अस। तो जैसा हमें संसार दिख रहा है उसके लिए हमारी कॉमन एक्सेप्टेंस जो है उसी का एक रीइंफोर्समेंट है ये। रियलिस्ट बिलीव दैट, रियलिस्ट जो है बिलीव करते थे कि द रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन माइंड में रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है इंटरडिपेंडेंटली। द अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जो अल्टीमेट रियलिटी होती है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर ही बेस्ड है। द फोकस इज ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो बॉडी और ऑब्जेक्ट पर रहता है। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, ट्रूथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, रियलिज्म के अनुसार करिकुलम शुड बी मैनी साइडेड। करिकुलम के कई सारे साइड होते हैं। इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द चिल्ड्रेन अ राउंड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो जो ये चिल्ड्रन के लिए माना गया है रियलिज्म में करिकुलम, उसमें बताया गया है कि चिल्ड्रन को एक ऑल राउंड यूनिवर्स का व्यू दिखाना चाहिए करिकुलम में। ओनली दो सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए जो बच्चे के लिए यूजफुल रहते हैं, उनको जो है प्रिपेयर करते हैं चैलेंजेस को मीट करने के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन की उनकी, और नेचुरल स्टडी को प्रोवाइड कराना चाहिए, फिजिकल साइंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सारी जो है सब्जेक्ट्स को प्राइमरी स्थान दिया गया है रियलिज्म करिकुलम में। अकॉर्डिंग टू हिम मदर टंग इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मदर टंग को फाउंडेशन स्टोन माना गया है डेवलपमेंट ऑफ मैन के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बच्चे के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कूल पर, जो हमारा प्रैग्मेटिज्म आ जाता है। तो एक्सपीरियंशियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म एक ही बात होती है। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म को जॉन डीवी इसके क्रिएटर माने जाते हैं। जॉन डीवी का कहना था लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग पे उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया है। प्रैग्मेटिज्म में प्रयोजनवादी इसको बताया जाता है, एक्सपीरियंशलिज्म इसको कहा जाता है। तो इसमें जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा, जो भी उससे कराया जाएगा, वो एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको सिखाया जाएगा, मतलब करके सीखना इसमें आता है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसमें अपनाया जाता है। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ इज द क्रिएशन ऑफ द न्यू सोशल ऑर्डर। इसमें न्यू सोशल ऑर्डर्स को क्रिएट किया जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द मेकिंग ग्रुप डिसीजन इन लाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। फिर जेम्स बी ब्रेड के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अ थ्योरी ऑफ मीनिंग। प्रैग्मेटिज्म हमें ऑफर करता है थ्योरी ऑफ मीनिंग को, अ थ्योरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज को, और अ थ्योरी ऑफ रियलिटी, मतलब सत्य की थ्योरी देता है, ट्रूथ ऑफ नॉलेज की थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो प्रैग्मेटिज्म में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सत्य माना गया जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे डीवी ने बताया कि एक्सपीरियंस इज़ द कंटेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे एक्सपीरियंस को ही एजुकेशन का कंटेंट बताया गया। फिर उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए प्रैग्मेटिस्ट के द्वारा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी आ जाता है। तो यहाँ पे यूनिटी होना ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, तो जो भी करिकुलम को डेवलप किया जाए वो बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, तो जो भी बच्चे का कंटेंट हो वो उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इसमें आया। इंटीग्रेशन का मतलब था यहाँ पे कि सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए। तो इस तरह से प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम प्रोवाइड किए करते थे कि वो क्रिएटिव और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते थे। प्रोजेक्ट मेथड को जो है कंट्रीब्यूशन माना जाता है प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी का, और डीवी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एडवोकेट किया है। अब आ जाता है ह्यूमनिज्म एंड करिकुलम। तो ह्यूमनिज्म और करिकुलम का क्या मतलब है ये जान लेते हैं। इसमें मानव की स्टडी की गई, इसमें ह्यूमन की स्टडी की गई पूरी तरह से, उनके ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट फॉर्म्स
को समझा गया कि वह कैसे अन्य स्पाइसेस से अलग हैं, अन्य प्रजातियों से अलग हैं, प्राणियों से अलग हैं, उनकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, तो उसको समझा गया। अ सेंट्रल assumption is that human being behave out of the intentionality and values। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग को अलग माना गया और सारे स्पाइसेस से। इसमें इंसाइक्लोपीडिया ने एक डेफिनेशन भी दी है कि ह्यूमनिज्म इज द एटीट्यूड ऑफ माइंड विच अटैचेस प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू मैन। इसमें मैन को ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई, उनकी फैकल्टीज को, अफेयर्स को, टेम्पोरल को, एस्पिरेशन को, वेल बीइंग। ह्यूमनिज्म ह्यूमनिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट, ह्यूमनिस्ट का मानना था कि इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी अ पर्सन एज अ होल, कि पर्सन की पूरी तरह से स्टडी किया जाए, इसको एक आवश्यक तत्व उन्होंने माना, स्पेशली एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन। तो इसमें एक इंडिविजुअल के ग्रोथ से लेकर उसके जो है पूरे लाइफ स्पैन की जो है स्टडी की जाती है। अब दूसरा बेसिस आ जाता है इसमें सोशियो कल्चर बेसिस ऑफ करिकुलम। तो सोशियो कल्चर बेसिस ऑफ करिकुलम में क्या बताया गया है, इसमें सोसाइटी आ जाती है। तो सोसाइटी हैज़ इट्स ओन एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक अपनी एक्सपेक्टेशन होती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए करिकुलम किस तरह से डिसाइड किया जाए, इसके लिए सोसाइटी की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन रहती है। It has preparation perception of what the product of a school system should look like. There is therefore it is therefore necessary for the curriculum designer to take into account these societal forces। तो ये जो curriculum development होता है या डिज़ाइनर होता है, ज़रूरी होता है उसके लिए कि वह इन सोसाइटल फोर्सेस को, सोसाइटी के जितने भी फोर्सेस हैं उनको कंसीडर करे करिकुलम में, उनके बेसिस पे ही करिकुलम को डिसाइड किया जाना चाहिए। सोसाइटीज़ नॉलेज कल्चर एंड कल्चर प्लेज एन क्रूशियल रोल। तो सोसाइटी का जो नॉलेज है, उसका जो कल्चर है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लिए, उनके करिकुलम के लिए। तो इसमें जो है करिकुलम के लिए सोसाइटल फोर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए। It seems worthwhile to try to make sense of the relationship between the mathematics curriculum and the social cultural democratic trend in the society। तो इसमें हर एक करिकुलम जो डिसाइड किया जाना चाहिए सब्जेक्ट का, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हुई होना चाहिए। एरियाज ऑफ सोशल फोर्सेस की बात करें तो एरियाज ऑफ सोशल फोर्सेस में पहला एरिया आ जाता है सोशल गोल्स का। तो सोसाइटी के हमारे गोल्स क्या हैं, सोशल गोल्स क्या हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कंसेप्शन ऑफ नेचर कल्चर, तो एक कल्चर का क्या कंसेप्शन है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड द टेंशन बिटवीन द कल्चरल यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी। तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या है और डाइवर्सिटी क्या है, उनके बीच में क्या टेंशन है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सोशल प्रेशर क्या है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सोशल चेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं, इनको कंसीडर करना चाहिए। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है हमारी सोसाइटी की, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सोशल फोर्सेस की बात करेंगे अब, तो सोशल फोर्सेस किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से हमें सोशल फोर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए जब करिकुलम को डिसाइड किया जाना हो। तो ये जो है करिकुलम डिज़ाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि वह इंक्रीजिंग एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर तब जो है करिकुलम को डिसाइड करे, और अपने सोसाइटी के एनवायरमेंटल इश्यूज़ को ध्यान में रखकर तब जो है करिकुलम को डिसाइड करे। चेंजिंग वैल्यूज़ और मोरालिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फैमिली को ध्यान में रखना चाहिए एक करिकुलम डिज़ाइनर को, कि फैमिली एक तरह से डायनामिक टर्म आ जाता है। तो कोई सिंगल पेरेंट्स होता है, किसी के यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं। टेक्नोलॉजिकल रिवैल्यूएशन को में रखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है और एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो इसको करिकुलम डिज़ाइनर को ध्यान में रखना चाहिए। चेंजिंग वर्किंग कंडीशंस हो रही हैं, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेंस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स को, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्राइम एंड वायलेंस को ध्यान में रखना चाहिए। लैक ऑफ पर्पस एंड मीनिंग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ जो है सोशल फोर्सेस से जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे करिकुलम डिज़ाइनर को। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम की। तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम में क्या बताया गया है,
साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम का मतलब है कि हमें साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी हो जाता है बच्चों के टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में पूरी तरह से। तो बच्चे की जब हम साइकोलॉजी को समझेंगे तब हम उसके अकॉर्डिंग ही उसका करिकुलम डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ को डिसाइड करेंगे और उसमें हम बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। एजुकेशनल साइकोलॉजी जिससे डील करती है पूरी तरह से। तो एक शिक्षक के लिए यह ज़रूरी होता है कि पहले वह एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझे, उसका हो थॉरली रीडिंग करे, उसको समझे, ताकि वह बच्चे के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके और बच्चे के साथ में बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी बिठा सके उसमें। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम में 3 जो है मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं लर्निंग थ्योरीज के, जिसमें पहला है बिहेवियरिस्ट थ्योरीज, दूसरा आ जाता है कॉग्निटिव थ्योरीज, तीसरा आ जाता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। तो ये 3 ग्रुप हो जाते हैं, जिसमें बिहेवियरिस्ट थ्योरी का मतलब हो जाता है कि ये जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से डील करता है, रीइंफोर्समेंट स्कीम से डील करेगी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। दीज थ्योरीज कंसिडर द लर्निंग शुड बी ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे बिहेवियरिस्ट थ्योरी का कहना हो जाता है कि लर्निंग को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि वह स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, ताकि हम मास्टरी लेवल को अचीव कर सकें और सब्जेक्ट मैटर को बच्चे समझ पाएँ। अब बिहेवियरिज्म और करिकुलम का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। तो द बिहेवियरिस्ट स्कूल विच रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल साइकोलॉजी इज रूटेड इन द corresponding philosophical speculation about the nature of learning. It can be particularly dominated. Psychology is the first half of the 20th century. After a few decades of being the वाइल्डनेस, तो यहाँ पे ये बताया गया कि बिहेवियरिज्म में बिहेवियर को समझा गया। तो यहाँ पे हम करिकुलम जब डिसाइड करें तो हमें बच्चे के बिहेवियर को, उसके थॉट्स को, उसकी एटीट्यूड्स को, उसकी वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी होता है। तो थ्योरीज behaviorists advocate that the behavior is likely to be influenced by the condition under which learning takes place. तो बच्चे का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है कि कौन सी कंडीशन में उसकी लर्निंग होगी, कहाँ पे उसकी लर्निंग कराई जाएगी, एटीट्यूड्स क्या होंगे, एबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग क्या होंगे। तो इन सारी चीज़ों से उसकी लर्निंग इफ़ेक्ट होती है। इसके लिए प्रॉपर स्टिमुली होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन कराना चाहिए, कंट्रोल टू क्रिएट डिज़ायर्ड लर्निंग, सेलेक्टिव रीइंफोर्समेंट इज एसेंशियल, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज आर अननेसेसरी। बिहेवियरिज्म हैज़ कंट्रीब्यूटेड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो बिहेवियरिज्म जो है करिकुलम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट गाइडलाइन। यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस को प्रोवाइड किया जाता है बिहेवियरिज्म के द्वारा, जिसमें बताया गया है रेमेडियल मेजर्स होने चाहिए, स्किल ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ बेसिक एंड एडवांस लर्निंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, वेल डिफाइंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, appropriate instructional material and media to suit the learner's abilities, shape behavior through the prescribed task। तो बच्चे का बिहेवियर जो है शेप करना चाहिए पहले से प्रिस्क्राइब टास्क के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्लोज सुपरवाइजन के थ्रू या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। और बच्चे के लिए डायग्नोसिंग करनी चाहिए, एसेसिंग करनी चाहिए, रीअसेसिंग करानी चाहिए, नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़, टास्क को समझना चाहिए बच्चे को। तो ये बिहेवियरिज्म थ्योरी के बारे में बताया गया, उसमें कैसा करिकुलम बताया गया है इसके बारे में था। अब देखेंगे कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। तो कॉग्निटिव थ्योरीज व्यू द लर्नर इन रिलेशन विद द टोटल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो लर्नर का रिलेशन देखा जाता है वो टोटल इन्वायरमेंट से उसका रिलेशन देखा जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकस देयर अटेंशन ऑन हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, हाउ द मॉनिटर, वो कैसे मॉनिटर कर रहा है उसको, कैसे अपनी थिंकिंग को मैनेज कर रहा है। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट लर्निंग कंस्टिट्यूट आर लॉजिकल मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग लर्निंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग के लिए, लर्निंग के लिए लॉजिकल मेथड्स यहाँ पे दिए गए। लर्निंग इज रूटेड इन द
ट्रेडिशनल ट्रेडिशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे जो लर्निंग थी वो रूटेड थी सब ट्रेडिशनल मैथड में। दीज आर द एग्जाम्पलीफाइड बाय द प्रैक्टिस लाइक द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनिशिएटिव थिंकिंग एंड डिस्कवरी लर्निंग। तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कराया गया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को, इनिशिएटिव थिंकिंग को और डिस्कवरी लर्निंग को। अब देखेंगे कॉग्निटिविज्म एंड करिकुलम के बारे में क्या बताया गया है। तो टुडे मोस्ट साइकोलॉजिस्ट, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिना ऑफ ह्यूमन ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टर्म्स। तो वो कॉग्निटिव टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, फिर साइकोलॉजिकल टर्म्स में और फिजिकल टर्म्स में ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। दे ऑल्सो नोट दैट द लर्निंग इज प्राइमरीली कॉग्निटिव इन नेचर। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि लर्निंग जो होती है वो प्राइमरी इन नेचर होती है, वो कॉग्निटिव टर्म है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में जब किसी भी तरह का चेंज होता है तो उसको ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। मोस्ट कॉग्निटिविस्ट बिलीव दैट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन द प्रोग्रेसिव स्टेजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉग्निटिविस्ट का मानना था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब होता है जब प्रोग्रेसिव स्टेजेस आती हैं। तो ये जो है कॉग्निटिविस्ट एंड करिकुलम के बारे में था। अब ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड फिनोमिनोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो फिनोमिनोलॉजी emphasizes द इफेक्टिव डोमेन ऑफ द लर्निंग। तो ये एक इफेक्टिव डोमेन होता है लर्निंग के लिए। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद हाउ लर्नर कैन डेवलप देयर ह्यूमन पोटेंशियल। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में देखा जाता है कि किस तरह से लर्नर अपने ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप कर रहा है। बेस्ड ऑन द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये पूरी तरह से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जहाँ कोहलर, कोफका एंड वर्दीमर का नाम आ जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। वेयर लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ द होलनेस ऑफ द प्रॉब्लम। जहाँ पे हम लर्निंग करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कि हम होल जो है सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तब उसमें से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वेयर द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंजिंग रहता है। द लर्नर इज कंटिन्यूअसली रीऑर्गेनाइज हिज और हर परसेप्शन। तो यहाँ पे लर्नर अपने परसेप्शन को रीऑर्गेनाइज करता रहता है। करिकुलम इज कंसर्न विद द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट, पर्सनल नीड्स नॉट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो करिकुलम होता है वो कंसर्न होता है प्रोसेस के थ्रू, ना कि प्रोडक्ट्स के थ्रू। पर्सनल नीड्स के थ्रू जो है कंसर्न होता है, ना कि सब्जेक्ट मैटर के थ्रू। और साइकोलॉजिकल मीनिंग एंड इन्वायरमेंटल सिचुएशन के थ्रू कंसर्न किया जाता है। अब देखते हैं फिनोमिनोलॉजी एंड करिकुलम के बारे में। तो फिनोमिनोलॉजिस्ट पॉइंट आउट द वे वी लुक एट ourselves in the crucial for the understanding our behavior। तो फिनोमिनोलॉजिस्ट पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसको। दैट वी रिस्पॉन्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन और पैटर्न स्टिमुली। तो हम किस तरह से उसमें रिस्पॉन्स करते हैं, नॉट टू द आइसोलेटेड स्टिमुली, एक प्रॉपर स्टिमुली के लिए। इट एम्फेसाइजेज दैट लर्निंग मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द होलनेस। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो भी लर्निंग कराई जाएगी वो होलनेस के तौर पे कराई जाती है, कि हम पूरी सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व कर लेंगे, तब उसमें से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बताया गया था कोहलर, कोफका एंड वर्दीमर के द्वारा, कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे। तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी ने पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, तब उसने देखा कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये उसी साइकोलॉजी पे बेस्ड रहता है। अब यहाँ पे बताई गई हैं कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड करिकुलम। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो जाती है, डेवलपमेंटल टास्क आ जाता है। अब नेक्स्ट बेसिस की बात करेंगे जो हमारा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी हैड बिकम अ डिफाइनिंग फोर्स इन आवर लाइफ।
तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हमारी लाइफ में एक डिफाइनिंग फोर्स बन गया है। इट रिलेवेंस is spreading to virtually every field in one way to another। तो यहाँ पे हर एक फील्ड में आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस हो गई है। उसकी इम्पोर्टेंस लगातार फैलती ही जा रही है, स्प्रेड होती चली जा रही है एक फील्ड से लेकर दूसरी फील्ड में। टेक्नोलॉजी कैन हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद द टीचिंग एंड लर्निंग। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है टीचिंग एंड लर्निंग से टेक्नोलॉजी का। द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज pulses educators to understand the leverage these technologies for the classroom uses. At the same time, on the ground, implementation of these technologies in the classroom can directly impact how the technologies continue to take shape। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है हमारी टीचिंग और लर्निंग में। और एवर एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम जो है देख रहे हैं कि लगातार टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लर्निंग और टीचिंग के लिए। अब आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक। तो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए? करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब है कि हम ऐसी नीड्स को फॉर्मुलेट करें, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड उनका इवैल्यूएशन देखें, ताकि हम करिकुलम का डेवलपमेंट कर पाएँ, उसको जान पाएँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लान्ड करिकुलम। ये एक तरह से प्लान्ड करिकुलम होता है। पेडागॉजी होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं और प्रेजेंटेशन मोड्स होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट फाउंडेशनल एस्पेक्ट। तो ये डिफरेंट फाउंडेशनल एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फिलोसफिकल होते हैं, इसमें सोशोलॉजिकल होंगे, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, कल्चरल डिटर्मिनेंट्स होंगे और इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट्स होंगे, जो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है? फिलोसफिकल एस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ द नेशन। तो ये फिलोसफी ऑफ नेशन पे बेस्ड होते हैं। इट एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं एक इंडिविजुअल का। सोशियोलॉजिकल करिकुलम डेवलपमेंट कौन से होंगे? तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट आर बेस्ड ऑन द कोर वैल्यूज एंड नीड ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये कोर वैल्यूज और नीड्स पर बेस्ड होते हैं इंडियन सोसाइटी के, और चेंजिंग वैल्यूज होती हैं इसमें पीपल्स की। अब थर्ड नंबर पे है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल कौन से होंगे? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिलॉसफी। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें लर्नर्स के इंटरेस्ट को, कंडीशंस ऑफ फैसिलिटेटिंग ऑप्टिमम लर्निंग को और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को देखा जाता है। पॉलिटिकल कौन से होंगे? तो पॉलिटिकल का मतलब है ऑल नंबर ऑफ प्रेशर exist the curriculum development process which may be categorized as the curriculum as the political। तो political forces भी इसको influence करते हैं curriculum development के लिए। अब कल्चरल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। तो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स वो होंगे जो एक बच्चे का कल्चर होगा, एक सोसाइटी का कल्चर होगा, जो वो उसको इम्प्लीमेंट करता है करिकुलम में। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं इसके बाद। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट को इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस करता है। करिकुलम डेवलपमेंट फॉर इन हाउस ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेशन फोकस on educating employees for promotion that bring better return in the profit। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो होंगे वो एक नेशन की जीडीपी रेट होगी, एक नेशन में कितना इकोनॉमिक वेलफेयर आ रहा है, ये इसमें देखा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि करिकुलम कैसे बनाया जाए, कैसे उसको डिसाइड किया जाए, किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ये, बेस्ड ऑन द बिहेवियरल एंड मैनेजरियल अप्रोचेस टू द
करिकुलम, तो ये एक बिहेवियरल और मैनेजरियल अप्रोचेस पे बेस्ड रहता है एंड रूटेड इन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, और ये पूरी तरह से इसकी रूट्स होती हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसमें पहला प्रिंसिपल आ जाता है एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या एम होगा उस एजुकेशन का, उसकी क्या ऑब्जेक्टिविटी होगी, इस पे बेस्ड होगा करिकुलम कंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा प्रिंसिपल इसमें आ जाता है चाइल्ड सेंटर्डनेस का, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो जो भी करिकुलम डिसाइड किया जाना चाहिए वो पूरी तरह से चाइल्ड पे बेस्ड होना चाहिए, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनके जो है एटीट्यूड्स पे बेस्ड होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस आ जाता है। तो जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए वो बच्चे को देखते देखते साथ ही उसकी कम्युनिटी को भी सेंटर किया जाना चाहिए। तो कम्युनिटी कैसी है इस पे भी बेस्ड होना चाहिए करिकुलम। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को भी लिया जाता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट अवर कल्चरल हेरिटेज। तो ये हमारी कल्चरल हेरिटेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी पे बेस्ड होना चाहिए करिकुलम। तो एजुकेशन नॉट ओनली कंजर्व्स द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो सिर्फ एजुकेशन का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को पास ऑन करते रहे, बल्कि क्रिएटिविटी कराई जानी चाहिए बच्चे को उनके सृजनात्मकता का विकास कराना चाहिए। जितने भी क्रिएटिव फोर्सेस होते हैं उनको डेवलप कराना चाहिए बच्चे में, और ऐसे करिकुलम को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए एजुकेशन में। फिर छठा प्रिंसिपल आ जाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। तो फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है कि द एम ऑफ लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी। आज के टाइम पे बच्चे को आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, तो उनका जो एजुकेशन होना चाहिए, उनकी जो करिकुलम डिसाइड की जानी चाहिए वो उनके लाइफ सेंटर एजुकेशन पे बेस्ड होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके एजुकेशन करिकुलम में। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन को फॉलो कराना चाहिए बच्चों में। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटीज़ देनी चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चे अच्छे से अधिगम कर सकें, इन्फ्लुएंसली वो चीज़ों को समझ सकें। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस लिया जाना चाहिए। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंस होता है, उसमें उसकी मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वैल्यूज़ हर एक जो है एस्पेक्ट में उसके डिफरेंस पाया जाएगा, इसलिए हर बच्चे को ध्यान में रखकर तब करिकुलम को डिसाइड कराना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंसी एंड यूटिलिटी को फॉलो कराना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर होना चाहिए कि बच्चा अगर फ्री टाइम में है तो उसे क्या कराना है ये उसके करिकुलम में मेंशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टाइम भी करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस लास्ट आ जाता है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो क्या स्टेजेस होती हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको देखते हैं। तो इसमें पहली स्टेज आ जाती है जो हिल्डा टाबा के द्वारा बताई गई है। तो इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू बताया है स्टेजेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन को, कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कराना चाहिए, फिर एविडेंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑपरेशन रखने चाहिए, उसके बाद एविडेंस ऑफ पीपल्स बिहेविंग परटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहिए, फिर आ जाता है एविडेंस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव से दो फोर्सेस चलते हैं, एविडेंस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग और एविडेंस फॉर टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन, जो आकर मिलते हैं एविडेंस ऑफ पीपल्स बिहेवियरिंग पर्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स पर। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है हिल्डा टाबा के द्वारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें पहला आ जाता है स्टेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर पाना, ये पहला स्टेज आ जाता है इसमें करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं
बच्चे के करिकुलम के लिए, तो वो पहले डिसाइड किए जाने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव हो सकते हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ और परसेप्शन पे बेस्ड होते हैं। फिर दूसरा आ जाता है स्टेज इसमें करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, एविडेंस फॉर टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन। तो क्या एविडेंस है टीचिंग लर्निंग ऑपरेशंस के लिए? तो इसमें आ जाता है कि टीचिंग की क्या मेथड्स हैं, टीचिंग की कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये जो है प्रॉपर एविडेंस के थ्रू कराना चाहिए। फिर तीसरा स्टेज आ जाता है इसमें, एविडेंस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो कौन कौन से फैक्टर्स लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको एविडेंस के तौर पे देखना चाहिए। द एविडेंस आर कलेक्टेड फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन सच एज मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट विच हेल्प इन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। तो मोटिवेशनल रीइंफोर्समेंट जो होता है वो बच्चे के लर्निंग को अफेक्ट करता है। फिर चौथे नंबर पे स्टेज आ जाती है, एविडेंस ऑफ people behavior pertaining objectives. The utility of the curriculum is evaluated on the basis of change of behavior. तो जैसे ही पीपल्स का बिहेवियर चेंज होता है वो लास्ट स्टेज हो जाती है करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। These are the evidence for the realizing the educational objectives. तो ये ऐसे एम्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो रियलाइज कराते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में पहला टॉपिक आ जाता है करिकुलम डिज़ाइनिंग का। करिकुलम डिज़ाइनिंग से मतलब हो जाता है कि किस तरह से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो करिकुलम डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ पीपल रिविजन व्हाट आ करिकुलम शुड बी। तो इसमें देखा जाता है कि कैसे इन्विज़न किया जा रहा है कि करिकुलम को कैसे जो है पीपल्स लेते हैं। डिज़ाइनिंग अ करिकुलम फॉर अ न्यू स्कूल इज़ अ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग टास्क। तो एक ऐसे करिकुलम को डिसाइड करना जो न्यू स्कूल के लिए रहता है वो एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग टास्क हो जाता है। डिज़ाइनिंग अ करिकुलम इज़ आइडियली समथिंग that is first of all affecting matches assessment with what is taught in a course। तो करिकुलम का मतलब हो जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग का मतलब हो जाता है कि क्या पढ़ाया जाना है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इट ऑल्सो एम्स टू गिव स्टूडेंट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो इसमें स्टूडेंट्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स दिए जाते हैं। करिकुलम डिज़ाइन is an aspect of the educational professional which focuses on the डेवलपिंग करिकुलम फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है इसमें कि एजुकेशनल प्रोफेशनल के लिए कौन से करिकुलम को जो है फोकस में रखा जाए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए। हिल्डा टाबा के अनुसार करिकुलम डिज़ाइन की डेफिनेशन दी गई है। तो इन्होंने बताया है करिकुलम डिज़ाइन इज़ अ स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज द एलिमेंट ऑफ द करिकुलम। तो ये जो है करिकुलम डिज़ाइन आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को, स्टेट्स व्हाट देयर रिलेशनशिप आर विद ईच अदर। तो उनका क्या रिलेशनशिप रहता है एक दूसरे में, एंड इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है, और रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन के लिए, इसको रिकॉग्नाइज कराया जाता है, अंडर विच इट इज़ ऑपरेट, जिसमें वो काम कर रहा है। अ डिज़ाइन ऑफ कॉस्ट नीड्स टू बी सपोर्टेड विद and to make explicit a curriculum theory which establishes the course of the consider and the principles of the applied। तो ये डेफिनेशन हिल्डा टाबा के अनुसार दी गई थी करिकुलम डिज़ाइन के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन देख लेते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं करिकुलम डिज़ाइन की? तो ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, डेलिब्रेट रहती है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये करिकुलम डिज़ाइन ऑपरेट्स करता है मैनी लेवल्स पर। करिकुलम डिज़ाइन रिक्वायर कंप्रोमाइज़ेस, इसमें कई तरह से कंप्रोमाइज़ेस किए जाते हैं। करिकुलम डिज़ाइन कैन फेल, ये कभी कभी फेल भी हो जाता है। जितनी इसकी सक्सेस की गारंटी होती है उतनी
इसमें फेल्योर भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। करिकुलम डिज़ाइन हैज़ स्टेजेस, इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन की बात करें तो करिकुलम डिज़ाइन कई तरीके से हो जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइंस हो जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है। डिसिप्लिन डिज़ाइन इसमें आ जाता है। को रिलेशन डिज़ाइन आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे डिज़ाइन आ जाता है लर्नर सेंटर डिज़ाइन का। तो लर्नर इसमें जो है सेंटर में रहता है। प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइंस आ जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखा जाता है। सोर्सेज फॉर करिकुलम डिज़ाइन, सोर्सेज क्या होते हैं करिकुलम डिज़ाइन के लिए, तो इसमें सोर्सेज में साइंस आ जाता है, सोसाइटी आ जाता है, इटर्नल एंड डिवाइन सोर्सेज आ जाते हैं, नॉलेज आ जाती है ऑन द लर्नर एज अ सोर्स। तो लर्नर को भी इसमें एज अ सोर्स कंसीडर किया जाता है करिकुलम डिज़ाइन के लिए। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है करिकुलम डिज़ाइन की, तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग, तो क्या स्टेप्स लिए जाते हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग के लिए, इनको देख लेते हैं। फियोनो नोवाक के द्वारा बताया गया है कि स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग में पहला स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का। पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर डायग्नोसिस किया जाता है उस प्रॉब्लम को। उसके बाद सर्च फॉर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो सर्च किया जाता है कि उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वहाँ पे हैं। फिर देखा जाता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, कि कौन सा जो है सॉल्यूशन इसमें बेस्ट सूटेड रहेगा। फिर रेटिफिकेशन किया जाता है सॉल्यूशन बाय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन किया जाता है सॉल्यूशन का। प्रिपरेशन फॉर अडाप्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है उस सॉल्यूशन के लिए। अडाप्टेशन किया जाता है उसके बाद सॉल्यूशन का। फिर डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द स्टाफ, तो स्टाफ के थ्रू गाइडेंस और डायरेक्शन दी जाती है। और लास्ट आ जाता है इसमें इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो है कुछ स्टेप्स हो जाते हैं करिकुलम डिज़ाइन के लिए, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। तो इसका ये जो है पूरा चार्ट के थ्रू यहाँ पे स्टेप्स को दिखाया गया है कि इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा प्रॉब्लम का, फिर उसको डायग्नोसिस हो गया, फिर उसमें फॉर्मुलेशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स का, फिर सिलेक्शन किया जाएगा कंटेंट का, और फोर्थ स्टेज पे आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। फिफ्थ स्टेज पे आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद सिक्स लेवल पे फेज में आ जाएगा इवैल्यूएशन करके वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग के। डायग्नोसिस, फॉर्मुलेशन एंड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ द learning experiences, organization of the content and learning experiences, and last one is evaluation। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग की हम बात करते हैं, तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है। एन इफेक्टिव असेसमेंट टास्क इज वन विच असेस स्टूडेंट्स अटेनमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। तो एक इफेक्टिव असेसमेंट टास्क वही होता है जो स्टूडेंट्स के अटेनमेंट, उनकी लर्निंग आउटकम्स को एसेस करता है, उनको देखता है। यूनिट लर्निंग आउटकम्स आर व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो। तो यूनिट लर्निंग आउटकम्स वो होते हैं जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं उनको जानने के लिए, समझने के लिए, एंड एबल टू डू, और जो वो करने के लिए एबल होते हैं सक्सेसफुली। दे बिगेन विद एन एक्शन वर्ब एंड डिस्क्राइब समथिंग ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो ये डिफाइन करते हैं कुछ ऐसा जो ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल होता है। उसके बाद की टू सक्सेसफुल लर्निंग, कौन कौन सी कीज़ होती हैं सक्सेसफुल लर्निंग के लिए। तो द लर्निंग आउटकम्स आर क्लियर, जब लर्निंग आउटकम्स क्लियर होते हैं, द लर्निंग आउटकम्स आर डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट अचीव दोज लर्निंग आउटकम्स। तो ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स अचीव कर पाएँ लर्निंग आउटकम्स को। फिर थर्ड आ जाता है असेसमेंट टास्क, हाउ द स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर अचीवमेंट ऑफ दोज लर्निंग आउटकम्स। तो कैसे स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने अचीवमेंट को, अपने लर्निंग आउटकम्स को, ये देखा जाता है। तो ये था पूरा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग के बारे में। अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन।
तो करिकुलम इवैल्यूएशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है इसको जान लेते हैं। Evaluation is extremely important to the teacher as it provides the opportunity to make an informed opinion about something and help reflection। तो information देता है इवैल्यूएशन टीचर्स को कि जो उन्होंने पढ़ाया है उनका ओपिनियन क्या रहा है या बच्चे को कितना समझ में आया है। तो ये एक तरह से फीडबैक का कार्य करता है। इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद लुकिंग एट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ समथिंग। तो इवैल्यूएशन एक तरह से स्ट्रेंथ और वीकनेस का काम करता है किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। टीचर्स शुड कंसल्टेटेड दैट अबाउट द करिकुलम इवैल्यूएशन बिकॉज टीचर्स इसमें जो है कंसल्टेट करते हैं, कंसल्टेंट का काम करते हैं इवैल्यूएशन के लिए करिकुलम के। अ करिकुलम शुड हेल्प टीचर डू दिस बाय प्रोवाइडिंग अ रियलिस्टिक सेट ऑफ गोल्स एंड सजेस्टेड टेक्निक टू असिस्ट स्टूडेंट एट ऑल एबिलिटी लेवल्स। तो इसमें जो है करिकुलम के टीचर्स को असेस किया जाता है सेट ऑफ गोल्स के लिए और सजेशन टेक्निक्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है ये एक एजुकेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में ही जब इवैल्यूएशन हम करते हैं, जब लर्निंग प्रोसेस में ही किसी तरह का इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या जो है लर्निंग कितने लेवल तक बच्चों ने अचीव कर ली है, तो उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसी भी रूप में हो सकता है, ये यूनिट टेस्ट के रूप में हो सकता है, असेसमेंट के रूप में हो सकता है या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हो सकता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कई तरीके से किया जाता है। एजे टेक्नो ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने बताया है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद द जजमेंट मेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन। तो ये ड्यूरिंग डिज़ाइन का प्रोसेस होता है असेसमेंट के लिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द मॉडिफाइंग। तो इसमें जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे जो है लैक हो रहा है, तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, फॉर्मिंग की जा सकती है, इम्प्रूव किया जा सकता है प्रोग्राम को बिफोर कि वो कंप्लीट हो जाए। तो प्रोग्राम कंप्लीशन से पहले ही उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इंक्लूड सेवरल इवैल्यूएशन टाइप्स। तो इसमें सेवरल इवैल्यूएशन टाइप को इंक्लूड किया जाता है जैसे कि नीड असेसमेंट, इवैल्यूएशन एबिलिटी असेसमेंट, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस इवैल्यूएशन। तो ये जो है इवैल्यूएशन टाइप्स को इंक्लूड किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। फिर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये फोकस करता है एनालिसिस में, कॉजेज सीकिंग होता है, ये इंटरेस्ट इन द ब्रॉडर एक्सपीरियंसेस पे इसका इंटरेस्ट रहता है, डिज़ाइन करता है एक्सप्लोरेटरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। अब एडवांटेजेस की बात करेंगे तो एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, ये डेवलपमेंट करता है नॉलेज और स्किल की, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्पफुल रहता है, सेटिंग गोल्स एंड प्लान्स में हेल्पफुल रहता है, अचीव आउटकम्स सक्सेसफुली, ये जो है आउटकम्स को सक्सेसफुली अचीव करता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि ये प्रोसेस में ही इवैल्यूएशन किया जाता है इसलिए इसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। प्रोवाइड क्विक फीडबैक, इसमें क्विकली फीडबैक भी प्रोवाइड हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्पफुल करता है, यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स के लिए भी। कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन आर रिफाइंड। तो ये कुछ जो है एडवांटेजेस रहती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, टायरिंग प्रोसेस होता है, क्रिएटिंग चैलेंज को क्रिएट करता है, फंडिंग लिमिटेशंस होते हैं इसमें, इनअप्रोप्रिएट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन के लिए इनअप्रोप्रिएट रहता है, रिजल्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। अब बात करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि ये
ऐसा इवैल्यूएशन होता है जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, तब हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। जैसे कि हमारे 1 ईयर पे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो एक समेटिव इवैल्यूएशन का एग्ज़ाम्पल हो जाता है। Summative evaluation describes judgments about the merits of an already completed program, procedure and product। तो एक ऑलरेडी completed program, procedure और product में जब हम उसकी merits को देखते हैं, उसका जजमेंट करते हैं, तो उसको summative evaluation कहा जाता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन तब किया जाता है जब पूरा प्रोसेस या पूरा प्रोग्राम या पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका होता है, तब इसको किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन कैन आल्सो बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग। इसको और कैटेगराइज करें तो ये आउटकम इवैल्यूएशन होता है, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, सेकेंडरी एनालिसिस होता है और मेटा एनालिसिस होता है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं समेटिव इवैल्यूएशन की, और फिर कुछ एडवांटेजेस बताई गई हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो समेटिव इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, डिटरमाइन अचीवमेंट्स को डिटरमाइन करता है, टू मेक एकेडमिक रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है, बूस्ट करता है हर एक इंडिविजुअल को ये। अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन का कुछ बेसिस पे। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होगा जो प्रोग्राम के प्रोसेस के दौर में किया जाता है और इसमें जो भी लैक आती हैं उनको वहीं पे सुधार लिया जाता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन वो होगा जो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम किया जाता है, तो जो जब प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, क्या इसमें कमियां आ गई। तो ये कुछ डिफरेंस दे रखे हैं पर्पस के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे, डिज़ाइन मेकिंग के बेसिस पे, इवैल्यूएटिंग एरियाज के बेसिस पे, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में। अब हम देखेंगे सेमेस्टर सिस्टम को। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम का क्या मतलब है, तो आज के टाइम पे हर एक पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम है। अ सेमेस्टर सिस्टम इज एन अकेडमिक टर्म, ये एक अकेडमिक टर्म होता है। इट इज़ डिवीज़न ऑफ द अकेडमिक ईयर का ये डिवीज़न होता है। द टाइम ड्यूरिंग विच अ कॉलेज होल्ड्स क्लासेस, जिसमें जो है एक कॉलेज क्लासेस लेता है। इट ऑल्सो माइट बी अप्लीकेबल इन द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, तो ये स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लीकेबल रहता है। यूजुअली अ सेमेस्टर सिस्टम डिवाइड्स द ईयर इनटू 2 पार्ट्स, तो इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम में एक ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। समटाइम्स इट माइट बी ट्राइमेस्टर एंड क्वार्टरमेस्टर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टाइम पे भी होता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एक साल को, या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एक साल को, तो उसको भी सेमेस्टर सिस्टम ही कहा जाता है। लेकिन जर्नली बेसिस पे अगर हम देखें तो सेमेस्टर सिस्टम का मतलब होता है 6 मंथ का पीरियड। 6 मंथ सिस्टम को ही जर्नली सेमेस्टर सिस्टम कहा जाता है और इंडिया में 6 मंथ के लिए ही सेमेस्टर सिस्टम माना जाता है। फिर ये कुछ की फैक्ट्स दे रखे हैं न्यू सेमेस्टर सिस्टम के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि 2 सेमेस्टर ऑफ 5 to 6 मंथ इज ड्यूरेशन। तो 2 सेमेस्टर की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो वो 10 to 12 मंथ्स की हो सकती है। क्रेडिट बेस्ड ऑन द वर्कलोड ऑफ द लर्नर विद 1 क्रेडिट पॉइंट जनरली। 1 क्रेडिट पॉइंट का मतलब हो जाता है कि 30 से लेकर 40 लर्निंग आवर्स। कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है इसमें, और रेगुलर अपडेशन की जाती है इसमें करिकुलम में, और करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, तो क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए ज़्यादा कैपेबल रहता है। असाइनमेंट किया जाता है, असाइनमेंट आर गिवन टू स्टूडेंट्स, ताकि उनके जो है नॉलेज को चेक किया जा सके। स्टूडेंट्स हैव ओपिनियन ऑप्शन टू स्टडी सम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, तो इसमें चॉइस मिलती है स्टूडेंट्स को।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, सीसीई का टॉपिक है ये। सीसीई का मतलब हो जाता है कि लगातार आपका जब इवैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तो उसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में रखा जाता है। टू अ सिस्टम ऑफ द स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है ये स्टूडेंट्स का, जो कवर करता है हर एक फैक्ट एस्पेक्ट पे स्टूडेंट के डेवलपमेंट को। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ये एक असेसमेंट का, विच emphasizes on the two-fold objectives पे two-fold objectives रहते हैं। These objectives are continuously in the evaluation and assessment of the ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑन द अदर। तो इसमें ब्रॉड बेस्ड लर्निंग पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है और दूसरा हो जाता है बिहेवियरल आउटकम्स। इन दिस स्कीम द टर्म कंटिन्यूअस इज मेन to the emphasizes that evaluation of the identifying aspect of the student growth and development is a continuous process। तो स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, इसलिए इसमें कंटिन्यूअस टर्म को यूज़ किया जाता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स द स्कीम अटेम्प्ट टू कवर बोथ द स्कोलिस्टिक एंड को-स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में यूज़ किया जाता है स्कोलिस्टिक, स्टूडेंट्स के जो स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट होते हैं और को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट होते हैं, उन दोनों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें कंसिडर किया जाता है। फिर इसमें तीसरा टर्म आ जाता है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट टू व्हाट एक्सटेंट द चेंज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस। तो बच्चे में किस लेवल तक का चेंज आ चुका है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये इवैल्यूएशन बताता है। तो अब देखेंगे कि इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई में क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका। तो ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जनरेट करता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, टीम करता है मेमोराइजेशन को, लर्नर सेंटर एक्टिविटी को इसमें फोकस किया जाता है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं सीसीई की। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, हैवी वर्कलोड रहता है इसमें टीचर्स पे, तो ये सब इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। और इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बिना एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के ये इनकम्प्लीट माना जाता है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं क्लासेस में, और इसमें लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग रहता है, लैक ऑफ सीरियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें सीरियस नहीं रहते हैं, ये कुछ लिमिटेशंस हैं सीसीई की। अब नेक्स्ट हमारा टर्म आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का, सीआरटी जिसको कहते हैं। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और इवैल्यूएशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है। इन क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन द लर्नर्स प्रोसेस and accomplishment are compared to a fixed standard and criterion of the mastery। तो इसमें जो है लर्नर्स के प्रोसेस को, उनकी अकम्पलिशमेंट को कंपेयर किया जाता है एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड से या फिक्स्ड क्राइटेरियन ऑफ मास्टरी से, रादर देन टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। बल्कि इसमें एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी प्री डिटरमाइंड। यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्री डिटरमाइंड रहते हैं। दैट कैन sufficient time and proper reinforcement nearly all the student can be meet the objectives। तो यहाँ पे proper reinforcement दिया जाता है, proper time schedule रहता है बच्चों के लिए। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अ टाइप ऑफ टेस्ट इंट्रोड्यूस बाय ग्लासर। ग्लासर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में, और पोहम्प एंड हुसैक 1969 में उनके द्वारा बताया गया कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को डोमेन रेफरेंस टेस्ट या कंपिटेंसी टेस्ट और बेसिक स्किल टेस्ट, मास्टरी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट
असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड बेस्ड टेस्ट, तो कई सारे इसके नाम दिए गए पोहम एंड हुसैक के द्वारा। पोहम एंड हुसैक के द्वारा बताया गया है कि सीआरटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट टर्म डिवाइस होता है जो यूज़ करता है असर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरियन। तो ये जो है इंडिविजुअल का असेसमेंट करता है, उनके स्टेटस का असेसमेंट करता है विद रेफरेंस टू सम क्राइटेरियन को देखते हुए तब इसमें इंडिविजुअल के स्टेटस का असेसमेंट किया जाता है। फिर कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं सीआरटी के बारे में, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सीआरटी के। अब कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं सीआरटी की। नेक्स्ट हम की बात करेंगे जो है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एनआरटी जिसको कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट टिपिकल परफॉर्मेंस एंड नॉर्म ऑफ अ ग्रुप इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर द जजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो इसमें कुछ नॉर्म होते हैं ग्रुप्स के जिनके बेसिस पे एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। Such type of evaluation focuses on the comparing the score or performance of a learner with that of the another group of the learners। तो इसमें एक लर्नर की परफॉर्मेंस को एक दूसरे लर्नर की परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर किया जाता है। Thus, this type of evaluation provides information relating to the learner performance in comparison to the other learners। तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एक लर्नर की परफॉर्मेंस की इन कंपैरिजन टू अनदर लर्नर परफॉर्मेंस। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इस तरह से कराए जाते हैं कि इसमें रैंक किया जाता है एक स्टूडेंट्स को। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड्स पे, नॉर्म्स पे बेस्ड होते हैं। फिर पॉम एंड हुसैक ने 1969 में एनआरटी को बताया है कि यूज्ड टू ascertain an individual performance against the performance of the other individual using सेम मेजरिंग डिवाइस। तो इसमें सेम मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करके एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है दूसरे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ में। फिर कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं एनआरटी के बारे में, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एनआरटी के। अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट पे। यूनिट फोर्थ है ये हमारी मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग के बारे में। तो क्या मॉडल्स होते हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग के, उसके बारे में देखेंगे। करिकुलम मॉडल्स का मतलब है अ मॉडल इज रियली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। तो एक पहला स्टेप होता है या करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। अ करिकुलम मॉडल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ करिकुलम यूज। तो करिकुलम मॉडल यह बताता है कि कौन से टाइप का करिकुलम यूज़ किया जाता है। इट इनकम्पासेस एजुकेशनल फिलॉसफी, अप्रोचेस टू टीचिंग, methodology। It is good for the educator to be familiar with the models used in their schools। तो ये एक एजुकेटर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि वह कौन से मॉडल्स उसके स्कूल में यूज़ किए जा रहे हैं उससे फैमिलियर हो जाए। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम मॉडल, करिकुलम मॉडल के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि फोकस, अप्रोच, कंटेंट, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। फिर फ्रेमवर्क कुछ होते हैं करिकुलम मॉडल के लिए जिसमें सब्जेक्ट आ जाता है, इंटीग्रेटेड आ जाता है, स्पायरल आ जाता है, इंक्वायरी और प्रॉब्लम बेस्ड आ जाता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसल आ जाता है। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। फिर टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल की बात करें तो इसमें 4 टाइप्स के मॉडल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल आ जाता है, दूसरे नंबर पे ग्रास रूट मॉडल आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल आ जाता है और टाइलर मॉडल आ जाता है। तो ये करिकुलम मॉडल्स होते हैं। अब ग्रॉस रूट मॉडल की बात करेंगे तो ग्रास रूट मॉडल जो है वो हिल्डा टाबा के द्वारा दिया गया था, तो इसको हिल्डा टाबा मॉडल भी कहा जाता है। दिस मॉडल इज द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट मॉडल। द फर्स्ट मॉडल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड टू एजुकेशन एंड करिकुलम सेंट्रलाइज। तो जो पहला मॉडल है वो करिकुलम सेंट्रलाइज्ड होता है
लेकिन जो ग्रास रूट मॉडल है विल इन्वॉल्व अ डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम। तो ये डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम का मॉडल होता है। ग्रास रूट इज ऑल्सो नोन एज अप्रोच टू द करिकुलम डेवलपमेंट। ये करिकुलम डेवलपमेंट के लिए वेल नोन अप्रोच रहता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाई हिल्डा डाबा इन हर बुक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इनकी बुक थी करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस की, जो 1962 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने ग्रास रूट मॉडल के बारे में बताया है। तो ग्रास रूट मॉडल की 7 स्टेजेस थी, मेजर स्टेप्स थे इसके ग्रास रूट मॉडल के। तो स्टेजेस ऑफ ग्रास रूट मॉडल देखेंगे। इसमें पहली स्टेज आ जाती है डायग्नोसिस ऑफ द नीड की। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की। तीसरी स्टेज है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की। चौथी स्टेज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की। पांचवी स्टेज है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ की। फिर छठी स्टेज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ की। और सातवीं स्टेज है इवेलुएशन की। तो ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हिल्डा टाबा मॉडल के बारे में, जो उनकी 7 स्टेजेस बताई गई हैं उनके द्वारा। एप्लीकेशन ऑफ ग्रास रूट मॉडल। तो क्या एप्लीकेशन है ग्रास रूट मॉडल का, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर कुछ इसकी एडवांटेजेस बताई गई हैं हिल्डा टाबा मॉडल की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, शांति निकेतन के बारे में बात करेंगे। विश्व भारती भी जिसको कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइटर, novelist, is regarded as one of the greatest of the modern Indian writer, winning the Nobel Prize for the literature in 1913। तो 1913 में नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये एक पोएट थे, स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट थे, नॉवेलिस्ट थे। Rabindranath Tagore establishes an educational institution in Bolipur, situated 150 kilometer north from the Kolkata on December 22, 1901। इट इज़ शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था बोलपुर में शांति निकेतन, जिसको नाम दिया गया। दिस स्कूल हैज़ द आश्रम सैंक्टिटी लाइक द गुरुकुल। गुरुकुल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आश्रम की फैसिलिटीज़ थी। विश्व भारती इंडिकेट्स अ प्लेस ऑफ द यूनिवर्सल नॉलेज। तो विश्व भारती जो प्लेस था वो एक तरह से यूनिवर्सल नॉलेज का प्लेस था, वर्ल्ड कल्चर का प्लेस था। इन 1951 द यूनिवर्सिटी रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो 1951 में इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। बाय एन एक्ट स्पेशली इनैक्टेड इन अ पार्लियामेंट। तो स्पेशल एक्ट किया गया था पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। अब फीचर्स ऑफ शांति निकेतन की बात करते हैं। तो शांति निकेतन इज अ गार्डन स्कूल था। ये एक तरह से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे बिलीव करते थे। ये नोबेल आइडिया ऑफ स्कूल्स। शांति निकेतन इज द सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक स्कूल। शांति निकेतन इज अ कम्युनिटी स्कूल। ये एक तरह से कम्युनिटी स्कूल था। इन शांति निकेतन टीचिंग ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट लाइक बुक बाइंडिंग, वीविंग एंड कारपेंट्री इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे कई तरह की क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी शांति निकेतन में। एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ शांति निकेतन। तो ये कुछ एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं शांति निकेतन में जो चलाए गए। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। तो एनसीएफ 2005 है ये। एनसीएफ 2005 इज़ वन ऑफ द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन। तो 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पब्लिश किया गया 1957 में, 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में। तो ये 4 करिकुलम थे, एनसीएफ थे, जो 1975 से स्टार्ट हुए और 2005 आज के टाइम पे भी एक करिकुलम चल रहा है, जो पूरी तरह से दिए गए नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के द्वारा ये करिकुलम दिए गए हैं। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द मेकिंग सिलेबली एंड टेक्स्ट बुक टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो किस तरह से सिलेबस दिया जाएगा, कौन सी टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जाएगा, कौन सी टीचिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाएगा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में, ये सब NCERT के द्वारा NCF में बताया गया है। द NCF 2005 डॉक्यूमेंट draws its policies basis from the earlier government report on education as the learning without the burden and national policy of the education। तो ये learning without burden पे based है पूरी तरह से, और national policy of education पे based है जो 1986 और 1992 में दी गई थी। After wide-ranging deliberation, 21 national focus group position, तो ये जो है 21 नेशंस के थ्रू ग्रुप पोजीशन पे काम किया गया था, जिसमें NCF का नाम आया। फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF 2005 के क्या फीचर्स हैं? तो प्रिस्क्रिप्टिव ऑफ द NCF के कुछ प्रिस्क्रिप्टिव फीचर्स बताए गए हैं जो इस तरह से हैं। फिर लर्निंग एंड नॉलेज, इसका फीचर बताया गया NCF 2005 का। लर्निंग एंड नॉलेज भी इसका एक फीचर्स है। अब आया नेक्स्ट फीचर इसका NCF 2005 का कि करिकुलम एरिया स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट। तो क्या लैंग्वेज रखी जाए, कौन से मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाए, कंप्यूटर को यूज़ किया जाए, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ों का डिसीजन लिया गया NCF 2005 में। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको NCFTE 2009 कहा जाता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एलाबोरेट्स द कॉन्टेक्स्ट कंसर्न एंड विजन अंडरस्कोरिंग दैट द टीचर एजुकेशन एंड school education have a symbolically relationship and development in the both these sectors mutually reinforce the concerns necessary for the quality improvement of the entire spectrum of the education including teacher education as well। तो ये NCTE का NCFTE का पूरा वो बताया गया था 2009 में, जिसमें टीचर एजुकेशन की बात की गई थी कि टीचर एजुकेशन का क्लोजली रिलेशन होता है बच्चों के साथ में, उनकी एजुकेशन के साथ में। तो इसमें सारे प्रोविजंस को बताया गया है नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन में। ये 2009 में दिया गया था। और इसके कुछ एम्स भी बताए गए, जिसमें बताया गया डायरेक्ट एम ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एवेलुएशन। तो इसमें कुछ डायरेक्टली एम बताए गए और कुछ इनडायरेक्ट एम बताए गए थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में। तो टीचर्स के कुछ इनडायरेक्ट एम्स भी होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। तो इसकी क्या नीड्स थी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी, ये बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है आइडियाज़ ऑफ गांधी जी ऑन करिकुलम। तो करिकुलम के बारे में गांधी जी का क्या कहना था, इसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के फादर कहे जाते हैं, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द मैनकाइंड। तो ये मैनकाइंड के ग्रेटेस्ट टीचर थे। ही वॉज द, वो जो है सत्य पर बिलीव करते थे, शांति पर बिलीव करते थे और नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। ही सेज, उनका कहना था, आई बिलीव इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द मैन। वो एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन पे बिलीव करते थे। एंड फॉर द मैटर ऑफ ऑल दैट लिव्स। तो गांधी जी ने करिकुलम के बारे में उनका कहना था कि बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए शिक्षा में, कि शिक्षा हर एक बच्चे के लिए जो 6 साल से 14 साल की उम्र तक है उसके लिए शिक्षा एक बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट
के बारे में उन्होंने बात की कि शिक्षा पूरी तरह से अनिवार्य एवं मुफ्त होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। टू हिम गुड ट्रुथ इज गॉड, तो उनके लिए सत्य ही भगवान था और भगवान ही सत्य था। आई हैव नो गॉड टू सर्व बट ट्रुथ, तो उनको उनके पास और कोई भगवान नहीं था बल्कि सत्य ही उनका भगवान था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने करिकुलम के बारे में बताया कि करिकुलम में क्राफ्ट को रखा जाना चाहिए, मदर टंग को रखा जाना चाहिए करिकुलम में, और सब्जेक्ट्स में उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स को रखना चाहिए, सोशल स्टडीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जर्नल साइंस को इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड ड्राइंग एंड म्यूज़िक को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी ने करिकुलम के बारे में बताया। फिर आइडियाज़ ऑफ टैगोर ऑन करिकुलम, तो क्या आइडियाज़ थे करिकुलम के लिए टैगोर के। टैगोर एक नेचुरलिस्ट और आइडियलिस्ट दोनों के रूप में जाने जाते हैं। तो टैगोर ने बताया कि म्यूज़िक, ड्रामा और इन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, और उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेचर स्टडी, नॉलेज, साइंस, इन सब को इम्पोर्टेंस दी है, और उन्होंने कई सारी सब्जेक्ट्स में एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, पोएट्री, डांसिंग एंड ड्रामा। तो ये टैगोर का व्यू था करिकुलम के लिए। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स बताए जिसमें लिटरेचर, लैंग्वेज, मदर टंग, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, हेल्थ एजुकेशन, इन सबको इन्वॉल्व किया। फिर इन्होंने एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशन को बताया, और एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस के बारे में टैगोर ने डिफाइन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आइडियाज़ ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑन करिकुलम। तो क्या आइडियाज़ थे गुरुकुल सिस्टम के एजुकेशन के लिए। इन एंशियंट इंडिया द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन रन ऑन द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो पहले के टाइम पे, प्राचीन समय पे एजुकेशन जो भी चलती थी वो पूरी तरह से गुरुकुल सिस्टम पे ही बेस्ड थी। गुरुकुल वॉज द टाइप ऑफ स्कूल इन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। तो वो ये गुरुकुल एक तरह से टाइप ऑफ स्कूल था प्राचीन काल में एजुकेशन के। द गुरुकुल सिस्टम इज एन एंशियंट लर्निंग मेथड, ये जो है एक प्राचीन मेथड था लर्निंग के लिए। गुरुकुल सिस्टम हैज़ एग्जिस्ट सिंस द वैदिक एज, तो वैदिक एज तक गुरुकुल सिस्टम जो है एग्जिस्टेंस में रहा। द करिकुलम ऑफ द वैदिक पीरियड इज डिस्क्राइब, वैदिक पीरियड में जो करिकुलम था उसमें वेदास और वैदिक लिटरेचर को इन्वॉल्व किया गया है था। इसमें 4 वेद को इंक्लूड किया गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर वेदंगास आए और लॉजिक्स को इन्वॉल्व किया गया, स्कीम्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट को इंक्लूड किया गया, फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था गुरुकुल सिस्टम में, धर्म को इंक्लूड किया गया था, मेडिटेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम था ये, और स्ट्रेस ऑफ द वर्ल्डनेस, इन सारे चीज़ों को उनके करिकुलम में इंक्लूड किया गया। तो ये हमारी मैराथन क्लास थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के लिए यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।